हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रियंका और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूं कि जो भी हमने यहां पे सीरीज स्टार्ट की हैं वो आप सभी के लिए हेल्पफुल हों। तो वेट कर लेते हैं थोड़ी देर बाकी कैंडिडेट्स का भी, जो भी हमें लाइव अटेंड करना चाहते हैं, जो भी लाइव सेशन में अपने क्वेश्चंस का डाउट देखना चाहते हैं, उन्हें क्लियर करना चाहते हैं। इसके साथ आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे स्टडी चैनल को दैट इज़ द स्टडी 24 ऑफिशियल इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जिससे कि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे वो न्यूज़ से रिलेटेड हो, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। जैसे कि आप सभी को पता है, लेकिन जो हमारे न्यू कैंडिडेट्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें जैसे नहीं पता है, तो उनके लिए मैं बता दूं, मेरा ये जो लाइव सेशन है क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसमें कि हम एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस ही डीकोड कर रहे हैं, ये आपको सेम टाइम के ऊपर देखने को मिलेगा। आपको जीके की क्लासेस भी दी जा रही हैं, इसके साथ आपको साइकोलॉजी की क्लासेस भी दी जा रही हैं। वो आपको अलग अलग टाइमिंग में डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस देखने को मिलती हैं, तो आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मोस्टली हम यहाँ पे एमसीक्यूज़ के साथ ही डील करते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। और आपको बता दूं, ये जो मैंने एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस लिए हैं, ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं जो भी किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा कोई भी जो हमारे टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं जिसके अंदर ये जो एनवायरनमेंट सब्जेक्ट है, या हम बोल सकते हैं कि पर्यावरण, या इसके अलावा जो भी इकोसिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जिन्होंने भी हमें ज्वाइन करना था उन सभी ने कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन, और जिन्होंने भी हमें लेट ज्वाइन किया है उन सभी को हेलो। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमेशा की तरह मैं आपको बताती आ रही हूँ कि आपको मैं 10 और 20 सेकंड्स का ही टाइम दूंगी अपने क्वेश्चन का आंसर लगाने के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि मान लीजिए अगर 100 कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं या 1000 कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी को ही इनके आंसर्स आते होंगे। जिनको आते होंगे वो तो जल्दी से लगा लेते हैं इनका आंसर्स, लेकिन जिनको नहीं आते हैं उनके लिए फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं आपको 10 और 20 सेकेंड्स का ही टाइम दूंगी, जिसके बीच में मैं इन क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बताया गया है, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव के वृद्धि से नष्ट हो गई है। अब देखिए, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो हैदराबाद में स्थित एक झील है जिसका नाम है हुसैन सागर, वो किसके प्रेजेंस की वजह से नष्ट हो रही है, किसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो रही है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, आपको बताना है। आपको 10 और 20 सेकेंड्स का टाइम मैं देती हूँ, आप अपना आंसर लगा सकते हैं। मैं ऑप्शंस को डीकोड कर देती हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है लेमना, सेकंड ऑप्शन है जलकुंभी, थर्ड ऑप्शन है हाइड्रिला, अगला ऑप्शन है मगरमच्छ। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था, अगर किसी को नहीं पता है कि ये जो हुसैन सागर है ये कहाँ पे है, ये है हैदराबाद में। तो एक ऐसा प्लांट है, ऐसी प्लांट की स्पीसीज है जिसकी वजह से, उसकी प्रेजेंस की वजह से ये जो झील है, ये जो हुसैन सागर है, ये जो लेक है, ये डिस्ट्रॉय होती जा रही है। और ये क्यों डिस्ट्रॉय हो रही है, क्योंकि ये जो प्लांट है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, उसकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है, इतनी रैपिड वे में उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, इतनी रैपिडली वो ग्रो करता है कि बाकी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उस लेक में, उन्हें प्रॉब्लम होती है कि वो ऑक्सीजन को ले पाएँ, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इतने तेज़ी से ग्रो करते हैं, और जो भी वाटर के अंदर ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, डिजोल्व होती है, उसको ये जल्दी से ले लेते हैं, उसको ये जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो बाकी के ऑर्गेनिज्म हैं उस लेक के वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज प्लांट्स। क्योंकि आप सभी ने अपना अपना आंसर लगा लिया होगा। अब मैं बताती हूँ कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सेकंड ऑप्शन, दैट इज द जलकुंभी, जिसे हम वाटर हाइसिंथ के नाम से भी जानते हैं। मुझे पता है कि कई बच्चों को जलकुंभी का मतलब हिंदी में नहीं पता था, कई इसको वाटर हाइसिंथ के ही नाम से जानते हैं, और इस पिक्चर के थ्रू आपने काफ़ी इजीली इस क्वेश्चन का राइट आंसर डिटेक्ट कर लिया होगा। अब काफ़ी कैंडिडेट्स की ये डिमांड भी आती है कि मैम आप क्वेश्चंस के साथ हमेशा पिक्चर ही क्यों लगाते हो। तो पिक्चर लगाने का मेरा यही मोटिव होता है कि काफ़ी इजीली आप इसको कंसेप्ट को लर्न कर सके, क्योंकि ये जो पिक्चर होती है हमारे माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाती है, और अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ ली जाए तो कहीं ना कहीं आपको ये जो पिक्चर्स हैं आपके माइंड में स्टक करेंगी, और जब भी कोई पिक्चर हमारे माइंड में स्टक करती है तो काफ़ी ईजिली हम किसी भी क्वेश्चन के आंसर के साथ डील कर सकते हैं।
अब इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है कि ये जो हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर है झील, इसमें कौन से प्लांट्स जो है वो कौन सी स्पीसीज है जो कि ग्रोथ उसकी काफ़ी रैपिडली देखने को मिलती है, वो है जलकुंभी, जिसे हम वाटर हाइसेंथ के नाम से जानते हैं। कि इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये भी बोला जाता है कि ये टेरर ऑफ बंगाल है, मतलब कि खतरा है हैदराबाद की हुसैन सागर की। तो आपको मैंने इसका रीज़न भी बता दिया है कि ये जो जलकुंभी है इसकी वजह से वहाँ की जो लाइफ की फॉर्मेशन है वो डिस्ट्रॉय क्यों होती है, क्योंकि जो भी ऑक्सीजन एक्वाटिक सिस्टम में डिजोल्व होती है वो सारी की सारी ऑक्सीजन ये जो वाटर हाइसेंथ है, ये जो जलकुंभी है, ये एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी स्पीसीज को प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और वहाँ की जो वेजिटेशन है, वहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो वाटर हाइसेंथ है, या हम बोल सकते हैं कि ये जो जलकुंभी है इसकी प्रेजेंस की वजह से वहाँ पे विनाश होता है। तो हम बोल सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन ही इसका राइट ऑप्शन है। इसका राइट ऑप्शन सेकंड क्यों है मैंने बता दिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये, सभी कैंडिडेट्स को ये क्वेश्चन आना चाहिए। इसमें बताया गया है हमारे पर्यावरण के अजैविक तत्व हैं। अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कौन सा अजैविक तत्व हैं, कौन से नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं। अजैविक का मतलब होता है नॉन लिविंग। ऑप्शंस हम देख सकते हैं, पौधे, सेकंड ऑप्शन है जानवर, वायु, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। देखिए मैं क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ, तब तक आप अपना आंसर लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अजैविक तत्व कौन से होते हैं। जैविक का मतलब होता है लिविंग, लेकिन उसके आगे जब अ लगा दिया मतलब कि नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग को हम किसके द्वारा जानते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स के द्वारा। अब इसमें अजैविक, नॉन लिविंग, एबायोटिक ये सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, हमें पता होना चाहिए। ऑप्शंस जो दिए गए हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में नॉन लिविंग फैक्टर्स कौन से हैं, ये हमें तभी पता होंगे जब हमें लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में पता होगा। लिविंग फैक्टर्स की अगर बात करें, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिए गए हैं, पहला है प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई या बैक्टीरिया। और नॉन लिविंग की बात करें, वाटर, सनलाइट, सॉइल, एयर, टेम्परेचर, या इसके साथ हम बोल सकते हैं पीएच। तो ये हो गए हमारे लिविंग और नॉन लिविंग। ये तो इसके एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा थर्ड ऑप्शन, दैट इज द वायु, जिसे हम एयर बोलते हैं। अब देखिए इसका एक ऑप्शन क्यों है, क्योंकि पौधे और जानवर की बात करें तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हमने इसमें देखे प्लांट्स और एनिमल्स, ये क्या करते हैं, ये सांस लेते हैं। सांस लेते हैं तो इसकी वजह से ये लिविंग में कंक्लूड करते हैं हम इन्हें। लिविंग बोल सकते हैं, या बायोटिक बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि जैविक तत्व। तो इस तरह से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा वायु। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, ये फूड चेन से लिया गया है, ट्रॉफिक लेवल से लिया गया है। क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु एक्टिनोमाइसिस व कवक को कहते हैं, क्या कहते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को, हमें ये बताना है। बख्शपोशी, या सेकंड ऑप्शन में जो बताया गया है प्राथमिक उपभोक्ता, या फिर उपभोक्ता, या अपघटक। दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ, आप अपना आंसर लगा सकते हैं। इसमें बताया गया है जीवाणु एक्टिनोमाइसिस या कवक को हम क्या कहते हैं। ये जो जीवाणु होते हैं, एक्टिनोमाइसिस होते हैं या कवक होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं। इस पिक्चर का भी हम सहारा ले सकते हैं अगर हमें नहीं पता है। उत्पादक क्या होते हैं, प्रथम उपभोक्ता क्या होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं, तृतीय उपभोक्ता क्या होते हैं, ये हमें बताना है। तो इंग्लिश में भी आपको मैं डिकोड कर देती हूँ। उत्पादक का मतलब होता है प्रोड्यूसर, और उपभोक्ता का मतलब होता है कंज्यूमर, मतलब कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स, क्योंकि हमारे साथ कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी जुड़े हुए हैं। सो आई होप आपने अपने अपने आंसर डिटेक्ट कर लिए होंगे। इसका जो राइट ऑप्शन होगा कि ये जो जीवाणु है, एक्टिनोमाइसिस हैं और कवक हैं, ये हैं हमारे प्राथमिक उपभोक्ता, मतलब कि प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ये क्या होते हैं, ये प्राइमरी लेवल के ऊपर जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो कि प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करते हैं, उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता के नाम से जानते हैं, और वो हैं जीवाणु, एक्टिनोमाइसिस और कवक। तो इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, प्राथमिक उपभोक्ता, या हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। जो पौधे, जो प्लांट्स मरुस्थल एरिया में ग्रो करते हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। आपको अपना आंसर बताना है। ऑप्शंस देख सकते हैं,
मेसोफाइट्स या हाइड्रोफाइट्स या फिर जीरोफाइट्स या फिर उपरोक्त सभी। आप अपना आंसर बता सकते हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनको डीकोड कर देती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कैंडिडेट को इनका मतलब पता हो। सबसे पहले तो इन्होंने ये बोला है कि मरुस्थल एरिया में जो उगने वाले पौधे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। मरुस्थल का मतलब होता है जो हमारे डेजर्ट एरिया होते हैं, जो कि ड्राई कंडीशंस में जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं। तो ऑप्शंस में जो बताया गया है मेसोफाइट्स। मेसो का मतलब होता है जो मॉडरेट टेम्परेचर के ऊपर ग्रो करें उन्हें हम बोलते हैं मेसोफाइट्स। फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो कि मॉडरेट टेम्परेचर के ऊपर ग्रो करते हैं उन्हें हम मेसोफाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो कि एक्वेटिक सिस्टम में ग्रो करते हैं या हम बोल सकते हैं कि वाटर टेबल में ग्रो करते हैं उन्हें हम हाइड्रोफाइट्स के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। यहाँ पे बताया गया है जीरोफाइट्स। जीरो का मतलब होता है ड्राई कंडीशंस और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो कि ड्राई कंडीशंस में ग्रो करते हैं, ज़ेरिक कंडीशंस में ग्रो करते हैं, उन्हें हम जीरोफाइट्स के नाम से जानते हैं। और फोर्थ बताया है उपरोक्त सभी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने भी अपना आंसर बता दिया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, आपको एक्सप्लेनेशन के बाद काफ़ी इजीली इसका जो राइट ऑप्शन है वो डिटेक्ट करने में आसानी हो गई होगी। वो कौन सा है? वो है थर्ड ऑप्शन जीरोफाइट। मरुस्थल का मतलब है कि डेजर्ट एरिया। जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई कंडीशंस में ग्रो करते हैं। जिस एरिया में वाटर की डेफिशिएंसी हो वहाँ पे ज़ेरिक कंडीशंस ज़्यादा होती हैं, ड्राई कंडीशंस ज़्यादा होती हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं मरुस्थल, डेजर्ट्स। और उस एरिया में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं जीरोफाइट्स। तो इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन है वो है थर्ड ऑप्शन। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इन ऑप्शंस का भी मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो इन्होंने पूछा था जीरोफाइट्स के बारे में। अगले क्वेश्चंस में ये मेसोफाइट्स के बारे में पूछ सकते हैं, हाइड्रोफाइट्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। क्या पूछा गया है कि मेसोफाइट्स क्या होते हैं, हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, जीरोफाइट्स तो आपने देख ही लिया, तो हमें इनके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिक वर्षा बोल उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन होते हैं। उन्हें हम कौन से फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, कौन से वन के नाम से जानते हैं? ऑप्शन हम देख सकते हैं, दृढ़पर्णी, घास, रेगिस्तान या सदाहरित वन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आप बता सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ऐसे एरियाज जहाँ पे प्लांट्स की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है और वहाँ पे मॉइस्चर भी काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल भी होती है, तो वो कौन से फॉरेस्ट हैं, क्या नाम उन्हें दिया जाता है, इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने अपना अपना आंसर बता दिया होगा कि फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है या फोर्थ है। मैं अब इस क्वेश्चन का आंसर डीकोड करती हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है फोर्थ ऑप्शन, सदाहरित वन। ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेजिटेशन होती है। अब आप बोलोगे कि इसमें सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए ये जो सदाहरित वन होते हैं यहाँ पे हमेशा काफ़ी ज़्यादा एनुअल रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। डाइवर्सिटी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वेजिटेशन होगी और डिफरेंट प्लांट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो इसकी वजह से एनुअल रेनफॉल जो है उसकी अमाउंट भी बढ़ती है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे बताया गया है वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है। ये क्वेश्चन लिया गया है एटमॉस्फेयर की लेयर से रिलेटेड। तो आप अपना आंसर बता सकते हैं। मैं दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ कि हमारे वायुमंडल के अंदर जिसमें बादल बनते हैं, बिजली कड़कती है, तूफान और आंधियां आती हैं, वो कौन सी लेयर होती है, वो कौन सी सतह होती है? ऑप्शंस हम देख सकते हैं, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या उपरोक्त सभी। अब आपको मैं ये बता देती हूँ कि क्षोभ मंडल क्या है, समताप मंडल क्या है और मध्य मंडल क्या है। अब इन लेयर्स को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सबसे जो लोअर मोस्ट लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फियर, देन होती है स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, देन एक्सोस्फियर। और हिंदी में हमने देखा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, इसी तरह से बाकी की हमारी जो लेयर्स पाई जाती हैं।
अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ऐसी लेयर के बारे में बताइए जिसमें कि बिजली कड़कती है, बादल बनते हैं या तूफान और आंधियाँ आती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो तूफान आते हैं, जो आंधियाँ आती हैं, हम उन्हें देख पाते हैं। बिजली जो कड़कती है उन्हें हम देख पाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कौन सी लेयर होगी, ये सबसे लोअर मोस्ट लेयर होगी। तो इस हिसाब से आपने भी अपना आंसर बता दिया है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, क्षोभ मंडल। क्योंकि ये जो क्षोभ मंडल है, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं, इसके अंदर ही बादल भी बनते हैं, बिजली भी कड़कती है, तूफान भी आते हैं और आंधियाँ भी आती हैं। तो इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन है। ये क्यों है आपको मैंने बता दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस इसमें बनते हैं इन लेयर्स के अकॉर्डिंग ही। अब ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी लेयर में ये जो ओजोन लेयर है ये पाई जाती है। तो ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, जो कि सेकंड लेयर हमारी होती है। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन, क्षोभ मंडल। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमें बढ़ना चाहिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर सकते हैं, नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जीवाणु है। दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ, ये टिपिकली बायोलॉजी का क्वेश्चन है। इसमें ये बताया गया है कि जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, यौगीकरण का मतलब होता है फिक्सेशन, मतलब कि जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं उन जीवाणुओं को हम क्या नाम देते हैं। ऑप्शंस हम देख सकते हैं, ओसिलोटोरिया, सेकंड ऑप्शन है एजोटोबैक्टर, थर्ड ऑप्शन है टाइलोपोर्थिक्स या फिर एनावीना। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके थ्रू होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आप बता सकते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, ये अगर मोलिकुलर लेवल पे हम बात करें तो ये नाइट्रोजन होती है जो कि एज इट इज़ कभी भी प्लांट्स उसको नहीं ले पाते हैं। उसको हमेशा कन्वर्ट किया जाता है डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे कि नाइट्राइट हो गई, नाइट्रेट हो गई, एमोनियम हो गई, जिसके थ्रू प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है, कौन सा है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपने बता दिया है। अब मैं बताती हूँ, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर होता है, ये जीवाणु होता है जो कि नाइट्रोजन यौगीकरण की तरह जाना जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का मतलब भी समझ में आ गया होगा। सेकंड ऑप्शन ही इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इकोलॉजी, जिसे हम पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। ये जो शब्द है इकोलॉजी का शब्द, सबसे पहले किसने दिया, कौन से इकोलॉजिस्ट हैं। ऑप्शंस हम देख सकते हैं, ई हैकल, ओपी मिश्रा, ओम या रिटर। आप अपना आंसर बता सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम रिपीट हो चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ये जो इकोलॉजी वर्ड है ये कौन से इकोलॉजिस्ट ने दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार रिपीट हो चुका है। तो ये जो वर्ड है इकोलॉजी, ये दिया गया था ई हैकल के द्वारा, मतलब कि अर्नस्ट हैकल। ये जो अर्नस्ट हैकल इकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने इकोलॉजी वर्ड को दिया था। तो इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन। बात हो गई इस क्वेश्चन के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा रही हूँ वो सभी आपके लिए हेल्पफुल हों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये फोटोसिंथेसिस से लिया गया है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें फोटोसिंथेसिस की बात की गई है। इसमें ये बोला गया है कि जो फोटोसिंथेसिस के टाइम जो भी सन से लाइट आती है, उसमें कितने परसेंटेज में ये जो लाइट है ये फोटोसिंथेसिस के लिए उपयोग में लाई जाती है, उसके फॉर्मेशन में लाई जाती है। ऑप्शंस हम देख सकते हैं, 1 से 5%, 1 से 2%, 1 से 10% या 10 से 12%। आप अपना आंसर बता सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस ये जो एनर्जी बनती है ये कितने प्रतिशत बनती है, रासायनिक ऊर्जा में कितने प्रतिशत ये कन्वर्ट होती है। मतलब कि ये जो हमारी सोलर एनर्जी है ये केमिकल एनर्जी में कितने परसेंटेज में कन्वर्ट होती है। जैसे कि हमें पता है कि जिस टाइम फोटोसिंथेसिस होती है, जितनी भी रेज जो प्लांट्स के ऊपर आती हैं या हम बोल सकते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर आती हैं, वो सारी की सारी इसेंशियल नहीं होती हैं, वो सारी की सारी यूजफुल नहीं होती हैं जिन्हें प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सके। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है सेकेंड ऑप्शन, दैट इज द 1 से 2%। क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है सेकेंड ऑप्शन, 1 से 2%। क्योंकि एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस ये जो
लाइट की कन्वर्जन होती है, जो सोलर एनर्जी होती है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में की जाती है, क्योंकि बाकी सारी की सारी वेस्टफुल होती है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स सारी लाइट को ऑब्जॉर्ब नहीं करते हैं, सारी लाइट को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो हमारे प्लांट्स के अंदर जो एडॉप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये बिल्कुल थोड़ी अमाउंट में ही लेते हैं। और इसकी वजह से ये जो हमारी सोलर एनर्जी है इसकी कंपोजिशन केमिकल एनर्जी में बिल्कुल थोड़ी अमाउंट में होती है, जो कि होती है 1 से 2%। तो इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सेकंड ऑप्शन, 1 से 2%। अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, 1985 से हर वर्ष भारत सरकार डैश के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाती है। वो कौन सा मंथ है हमें ये बताना है। दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ, आप अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया था 1985 से हर वर्ष भारत सरकार डैश के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाती है। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। पहला ऑप्शन जो दिया गया है फरवरी, सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है अगस्त, थर्ड ऑप्शन दिया गया है अक्टूबर, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है जुलाई। आप अपना आंसर बता सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें टिपिकली मंथ के बारे में पूछा गया है। वो भी क्या बोला गया है, स्पेसिफिकली इन्होंने बताया है कि पहले सोमवार को, जो भी पहला सोमवार आता है उस मंथ का, उसमें विश्व हैबिटेट दिवस मनाया जाता है। मैं अब इस क्वेश्चन का आंसर डी कोड करती हूँ कि जो हमारी भारत सरकार है इन्होंने एक मंथ को लिया जिसके अंदर जो भी पहला सोमवार आएगा उसमें वर्ल्ड हैबिटेट डे की तरह उसे सेलिब्रेट किया जाएगा। वो मंथ था हमारा अक्टूबर। थर्ड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। ये जो अक्टूबर मंथ है इसका पहला जो सोमवार होता है उसे हम वर्ल्ड हैबिटेट के नाम से जानते हैं। तो इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड काफ़ी ऐसी टर्मिनोलॉजी है, काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि वर्ल्ड डे की तरह मनाए जाते हैं। उनके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक क्लास लूँगी। इस क्लास में हम इन डेज के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से डेज हैं उस क्लास में हम इन डेज के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं उन्हीं वर्ड्स को लूँगी जो कि मोस्टली हमें पूछे जाते हैं, क्योंकि ऐसे तो काफ़ी अमाउंट में डेज हैं जो कि सेलिब्रेट किए जाते हैं, लेकिन हमें पर्टिकुलरली वही लेने हैं जो कि डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैं एक स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज कर लूँगी। आप मुझे याद दिला देना जब ये हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा एनवायरनमेंट का, उसके बाद मैं ये क्लास ले लूँगी, या इन बिटवीन भी मैं ले सकती हूँ। तो ये तो बात हो गई कुछ इन्फॉर्मेशन की। अब हम वापस लौटते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि वर्ल्ड हैबिटेट जो डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है पहले सोमवार को, वो भी किसके मंथ के, अक्टूबर के मंथ में। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब हमें बढ़ना चाहिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है। हमारे भारत के अंदर, हमारे इंडिया में ये जो मैंग्रोव वनस्पति, ये जो मैंग्रोव वेजिटेशन है ये काफ़ी अमाउंट में पाई जाती है। अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था। ये जो मैंग्रोव वनस्पति होती है ये क्या होती है, इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था। है मालाबार तट में, कच्छ के रण में, सुंदरवन में, उपरोक्त सभी जो फॉरेस्ट्स होते हैं इनमें एक ऐसी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाई जाती है जिसकी वजह से ये अपनी स्पेशलिटी के लिए जाने जाते हैं हमारे इंडिया में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं ये हमारे इंडिया के अलावा बांग्लादेश में फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। जो राइट ऑप्शन है वो है थर्ड ऑप्शन, सुंदरवन में। सुंदरवन को ही हम मैंग्रोव फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। और इनके अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उसके बारे में भी आपको मैंने बताया था, हम सुंदर वृक्ष के नाम से जानते हैं। और आपको मैंने इसके बारे में एक स्पेशल एडेप्टेशन भी बताई थी कि ये जो मैंग्रोव ट्रीज होते हैं इनकी जो रूट्स होती हैं वो बाहर को निकली होती हैं, अर्थ से बाहर को, सॉइल से बाहर को निकली होती हैं, जिन्हें हम न्यूमेटोफोर्स का नाम देते हैं। और ये रूट्स बाहर को क्यों होती हैं, क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया था कि इन प्लांट्स के रूट्स को अंदर सलाइन कंडीशन में प्रॉब्लम होती है कि ये गैसेस को एक्सचेंज कर सकें। तो ये अपने रूट्स को बाहर ओरिजिनेट करती हैं, जिन्हें हम न्यूमेटोफोर्स का नाम देते हैं। और इनका जो मेन वर्क होता है, मेन फंक्शन होता है वो यही होता है कि गैसेस को एक्सचेंज करना। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, ये जो सुंदरवन होते हैं, इनकी प्लांट्स की रूट्स को क्या नाम दिया जाता है और इनका क्या मेन फंक्शन होता है। आपको मैंने बता दिया है, वो होते हैं न्यूमेटोफोर्स। इनका मेन फंक्शन होता है गैसेस को एक्सचेंज करना। तो इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन है वो है थर्ड ऑप्शन, सुंदरवन में।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है वायु एक। वायु क्या है आप बता सकते हैं। ऑप्शंस देखें, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या यौगिक एवं मिश्रण दोनों है। आप अपना आंसर बता सकते हैं। अब देखिए यही क्वेश्चन कैसे दोबारा से रिपीट हुआ है। पिछले क्वेश्चन में हमने वायु से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे और दोबारा से ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन तो रिपीट नहीं हुए हैं लेकिन उन कंसेप्ट्स के ऊपर ही क्वेश्चन चेंज करके आ गए हैं। देख सकते हैं कि वायु क्या है। ऑप्शन जो दिए हैं, पहला है यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या यौगिक एवं मिश्रण दोनों है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये कि वायु क्या है, एयर क्या है। आप इस डायग्राम की हेल्प भी ले सकते हैं। अभी तो आप हेल्प ले सकते हैं इन डायग्राम्स के थ्रू ही, इन पिक्चर्स के थ्रू ही आप इन क्वेश्चंस की जो कंसेप्ट्स हैं अपने माइंड में बिठा सकते हैं। जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप काफ़ी इजीली इनके साथ डील कर सकते हैं। हम आते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ कि ये जो वायु है ये क्या है। ये एक मिश्रण है। मिश्रण है, किसका मिश्रण है, मतलब ये मिक्सचर है। ये जो एयर है ये मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, गैसेस का मिक्सचर है। एयर है, इसमें ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गैसेस ही होंगी, गैसेस भी होंगे, इसमें कुछ कंपाउंड्स भी होंगे, काफ़ी वायरसेस भी होंगे, बैक्टीरिया भी होंगे। तभी बोला गया है कि ये जो वायु है ये एक मिश्रण है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, अदर्स गैसेस जो भी पाई जाती हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई और वाटर मॉलिक्यूल भी हैं। इसके अलावा वायरसेस भी पाए जाते हैं, बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। काफ़ी फेमस एग्जांपल इस टाइम हम देख पा रहे हैं जो कि है वायरस। कौन सा है, कोरोना वायरस, जिसने हम सभी को अपने अपने घरों में बिठा दिया है। क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है कि वायु क्या है, ये एक मिश्रण है, ये मिक्सचर है जिसके अंदर काफ़ी कंपाउंड्स आते हैं जैसे कि वायरसेस आ गए, बैक्टीरिया आ गए, गैसेस आ गई, वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए। तो ये मिक्सचर होता है किस किस का, आपको मैंने बता दिया। थर्ड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बताया गया है पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है। ऑप्शंस दिए गए हैं, हरे पौधे, गाय, मोर या बाघ। ये एक फूड चेन की पिक्चर आपको दी गई है कि आप इसकी हेल्प भी ले सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है। वैसे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये कि ये जो पारिस्थितिक तंत्र है इसमें जैविक घटक क्या है, आपको मैंने पहले भी बताया था काफ़ी इम्फेसाइज करके कि जैविक मतलब कि बायोटिक, जो कि लिविंग होते हैं। और उसमें भी कौन है, उत्पादक घटक हैं। उत्पादक का मतलब होता है जो प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स का मतलब है जो कि फूड को जनरेट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने अपना अपना आंसर देख लिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, हरे पौधे मतलब कि ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स को ही हम उत्पादक बोलते हैं या हम प्रोड्यूसर्स बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये ऑटोट्रॉप्स हैं। ऑटोट्रॉप्स क्यों हैं, क्योंकि ये सन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, ये अपने फूड की फॉर्मेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को शो करते हैं। और इन्हीं ग्रीन प्लांट्स के ऊपर जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, जिन्हें हम उत्पादक बोलते हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो भी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स सिर्फ और सिर्फ इन प्रोड्यूसर्स के ऊपर ही डिपेंड हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन है। ये क्यों है मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो लेक्चर, आज का लाइव सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि हर क्वेश्चन मैं डी कोड करती हूँ। मान के चलती हूँ कि जो भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरूरी नहीं है कि हर किसी को इनकी इन्फॉर्मेशन हो। मैं बिल्कुल बेसिक से हर चीज़ को इम्फेसाइज इसीलिए करती हूँ कि हर किसी को, इस सभी को इस लेक्चर का फ़ायदा हो। जिन्हें इन चीज़ों का पता है उनकी तो रिवीजन हो जाएगी, जिनको नहीं पता है उन्हें जानने को मिल जाएगा। इसीलिए मैं हर क्वेश्चन के साथ यहाँ पे पिक्चर भी कंक्लूड करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लाइव सेशन समझ में आ गया होगा, आपके लिए फ्रूटफुल हो ये। ऐसे ही डिफरेंट कंसेप्ट्स के बारे में जानने के लिए, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज को पढ़ने के लिए इन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में सेम टाइम के ऊपर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।